हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। और ये ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हम करते हैं। और ह्यूमन जेनेटिक्स को पढ़ने के कई कई तरीके हैं। उसमें से एक पेडिग्री एनालिसिस है, दूसरा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है और तीसरा कैरियोटाइप एनालिसिस है। इस लेक्चर में हम क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, क्या पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए, वो सारा हम स्टडी करेंगे। लास्ट में जो है 5-10 क्वेश्चन मैंने बनाए यहाँ पर, वो आपको सॉल्व करवाऊंगा। और एक लेक्चर में अलग से कम 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है। बट पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये समझना जरूरी है। ठीक है। तो क्या क्या ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के तरीके हैं। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आप इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। पेडिग्री एनालिसिस अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। कैरियोटाइप एनालिसिस मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम्स का पिक्चर लेकर उसमें स्टडी करना कि क्रोमोसोम नंबर कम या ज्यादा तो नहीं है। ठीक है। तो जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसमें हम पढ़ते हैं। ओके। चलिए। तो अब हम बात कर लेते हैं। पेडिग्री एनालिसिस जो होता है वो एक फैमिली ट्री होता है या फिर चार्ट होता है जिसमें हम स्पेसिफिक ट्रेट या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है। मेंडेलियन डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं, जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। और जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। या फिर क्राइडू-चैट सिंड्रोम है तो वो भी हम क्रोमोसोमल एबरेशन की वजह से और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से मानते हैं। ठीक है। यहाँ पर जीन में म्यूटेशन हुआ है तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर को शो करेगा। और इसको हम एक फैमिली में जो है स्टडी करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। देखिए, ये पेडिग्री की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी जो फैमिली है तो उसमें हम कंट्रोल्ड क्रॉसेस नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि मेंडल ने जो है पी को लेकर क्रॉस करवाया था, या फिर मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को लेकर क्रॉस करवाया था। तो वैसे क्रॉसेस पॉसिबल नहीं है, सिबलिंग मैटिक पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं जेनेटिसिस्ट जो होते हैं वो किसी फैमिली की हिस्ट्री को पर्टिकुलर ट्रेट के लिए ट्रेस करके रखते हैं, है ना। जो भी फैमिली डॉक्टर होता है या फिर जेनेटिसिस्ट होता है तो वो कौन सी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अवॉइड होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए, तो उसके लिए वो गाइड करता है। ठीक है। कुछ ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स आप सिंपली याद रख सकते हैं। जैसे ये मेल के लिए हमने ये रेक्टेंगुलर जो है साइन यूज किया है, फीमेल के लिए हमने जो यूज किया है वो सर्कल यूज किया है, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए ऐसा सिंबल। और अगर इनको शेडेड हम करते हैं तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है। मैटिंग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि मैटिंग बिटवीन जो रिलेटिव्स होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मैटिंग, और ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। ये वाली जो लाइन है क्योंकि इनकी मैरिज हो रही है तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है मैटिंग लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये मैटिंग लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये दोनों भाई बहन है इस जनरेशन के, तो ये सिबलिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जनरली इसको जनरेशन को इस तरह से रोमन में रिप्रेजेंट किया जाता है और इन मेंबर को 1 2 सिंपली जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद दिस डिजीज, मतलब यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड है बट जो सन है इनका अफेक्टेड है, ये आपको बता रखा है। 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स, इस तरह से 5 लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ और सिंबल्स यहाँ पर आपको यूज किए जा सकते हैं। जैसे हेट्रोज, ये हाफ शेडेड अगर किया, देखिए यहाँ पर ये मेल जो है ये नॉर्मल भी हो सकता है। दो केस यहाँ पर हो सकते हैं, नॉर्मल या फिर कैरियर नॉर्मल। कैरियर नॉर्मल। ओके। फॉर ऑटोजोमल या फिर है ना ऑटोजोमल, हाँ बेसिकली ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए ये क्या होगा यहाँ पर, नॉर्मल या फिर नॉर्मल कैरियर। बट नॉर्मल कैरियर के लिए यहाँ पर इस तरह से हाफ शेडेड करके भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। इसी तरह से ये फीमेल या तो नॉर्मल हो सकती है या फिर नॉर्मल कैरियर हो सकती है, और नॉर्मल कैरियर कैरियर को यहाँ पर हाफ शेडेड करके भी आपको दिया जा सकता है। बट ये किसके लिए है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए है। अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ये क्या होते हैं हम आगे स्टडी करेंगे, अभी आप बस सिंबल्स को समझिए। ये इस तरह से सर्किल और उसमें छोटा सा डॉट अगर बना हुआ है तो ये कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रिसेसिव कैपिटल सी, ऐसे मान लो स्मॉल सी, तो ये कैरियर है बट नॉर्मल है। यहाँ पर मेल को हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ना। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि मेल इज हेमीजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर बिकॉज ही हैज सिंगल एक्स क्रोमोसोम। ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कैरियर इस तरह से बता सकते हैं, या फिर फीमेल के लिए ये वाला साइन जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के लिए भी यूज किया जा सकता है बिना डॉट लगाए हुए बीच में। ठीक है। तो ये हमें समझना है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमें कौन कौन सी जो डिजीज है वो स्टडी करनी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बाकी दो और यहाँ पर हो सकते हैं, वाई लिंक्ड और उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस उनके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों चारों इंपॉर्टेंट है तो आपको इन पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अच्छा, ये वाला जो इंडिविजुअल है ये कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, ये वाला इंडिविजुअल कैसा है, नॉर्मल है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये वाला जो इंडिविजुअल है, पहला वाला, ये कैसा है, नॉर्मल मेल है। और डोमिनेंट की वजह से बीमारी हो रही है, डोमिनेंट एलील की वजह से बीमारी हो रही है। तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पर ये मेल बीमार हुआ है तो इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील या फिर दोनों डोमिनेंट एलील होने चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट की वजह से बीमारी हो रही है। दूसरा केस जो है यहाँ पर क्या होगा फीमेल के लिए भी, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर को हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब डोमिनेंट एलील या फिर डोमिनेंट जीन की वजह से बीमारी हो रही है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन कैपिटल ए एलील और बोथ होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में एलील होने चाहिए, तब जाकर ये जो फीमेल है ये क्या हो पाएगी, अफेक्टेड हो पाएगी। अच्छा, डोमिनेंट की वजह से बीमारी हो रही थी, इसलिए इसको हमने क्या किया, सर्कल किया, शेड किया। ठीक है, तो नॉर्मल कब रहेगी, या जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स कब रहेंगे, जब उसमें डोमिनेंट एलिल ना हो। डोमिनेंट एलिल नहीं होंगे तो क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो यहाँ पर स्मॉल ए होंगे तो ये नॉर्मल होंगे। ओके, दूसरा हम देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। और ऑटोसोमल रिसेसिव अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, है ना। रिसेसिव अपने आप को होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही रिप्रेजेंट कर पाता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर रिसेसिव की वजह से बीमारी हो रही है, तो स्मॉल ए यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाकर ये बीमार होगा। ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल है, तभी जाकर ये जो फीमेल होगी ये अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो क्योंकि रिसेसिव की वजह से डिजीज हो रही है, ये बात समझ लो, है ना। और ये कौन से हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपको क्रोमोसोमल मेकअप तो पता होगा कि ये ऑटोसोम्स होते हैं, और ये क्या हो गए, एक्स एक्स, ये फीमेल में होते हैं ये क्रोमोसोमल मेकअप। यहाँ पर ये ए ऑटोसोम्स के पेयर्स को बता रहा है। इसी तरह से मेल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होंगे, ए प्लस एक्स वाई होंगे, ये मेल में हो रहे हैं, है ना। चलिए, अब क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि ऑटोसोमल रिसेसिव, अच्छा, रिसेसिव अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा था ओनली होमोजाइगस कंडीशन में। अगर इसमें एक भी कैपिटल आ गया तो वो क्या नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस क्या रहेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए नॉर्मल बट कैरियर रहेगा। तो यहाँ पर दो सिंबल्स यूज कर सकते हैं फीमेल के लिए, या तो हाफ शेडेड या फिर बिल्कुल भी शेड इसको नहीं किया है, तो ऐसे दो साइंस हम सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। ऐसा ही मेल के केस में होगा, ये आपको जानकारी रख लेनी है। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में हम देख रहे हैं, अच्छा, डोमिनेंट अपने आप को चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, दोनों में रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट की वजह से बीमारी हो रही है, डोमिनेंट एलील की वजह से बीमारी हो रही है। मेल है तो उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, और उस पर क्या होना चाहिए, कैपिटल ए, तब जाकर वो क्या होगा, अफेक्टेड या फिर बीमार होगा, है ना। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर कैपिटल ए एक्स पर, और एक्स पर कैपिटल ए या फिर एक्स पर स्मॉल ए केस में यहाँ पर क्या होगी, जो फीमेल होगी वो अफेक्टेड होगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर हम स्टडी कर रहे हैं, तो डोमिनेंट एलील नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो बीमार नहीं होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्स स्मॉल है ना, क्योंकि ये फीमेल है, और इसमें एक्स स्मॉल है वाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए, एक्सएलआर में अगर मैं बात करता हूं रिसेसिव की वजह से, और रिसेसिव कौन से क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम पर है, तो उसकी वजह से अगर बीमारी हो रही है, तो देखिए बीमार इसको करना है, अगर मेल को बीमार करना है और रिसेसिव एलील की वजह से बीमार करना है, तो उसके एक्स क्रोमोसोम पर क्या होना चाहिए, रिसेसिव एलील होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए जीन या फिर प्रेजेंस ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ ए जीन क्या कहलाता है, हेमीजाइगस कंडीशन। और एक्स क्रोमोसोम एक ही है तो उस पर उसका एक ही कॉपी रहेगा, दूसरी कॉपी उसका अलील नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इसको अगर बीमार करना है तो इस पर एक्स स्मॉल ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। और क्योंकि आपको पता है ये होमोजाइगस होती है फॉर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर दोनों पर क्या होना चाहिए, एक्स स्मॉल ए होना चाहिए, तभी जाकर ये जो फीमेल होगी वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। ओके, अगर फीमेल को नॉर्मल रखना है तो इस पर दोनों पर, क्योंकि दोनों पर स्मॉल ए आ गए थे तो वो बीमार हो गई थी, तो इस पर क्या होना चाहिए, एक्स कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए होना चाहिए। इसी तरह से मेल को अगर अनअफेक्टेड रखना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर एक्स स्मॉल ए तो नहीं रख सकते, क्योंकि रिसेसिव डिजीज को हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें कैपिटल ए रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमें पहले आ जाना चाहिए, तब जाकर हम जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं। यही समझ में नहीं आता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब बीमारी हो रही है कब नहीं हो रही है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रख लेना है। ओके, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, जैसे एनसीईआरटी के मैं बता देता हूँ। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील की वजह से डिजीज कोस होना, है ना। और अगर फीमेल है तो उस पर दोनों एक्स पर रिसेसिव एलील होने चाहिए, और अगर मेल है तो उस पर एक ही एक्स क्रोमोसोम पर अगर वो रिसेसिव जीन की कॉपी है तो भी वो बीमार होने के लिए काफी है।
ओके, तो क्या क्या यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। प्रोटेनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस होता है, और ड्यूटेरोनोपिया ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है वो अफेक्टेड होता है ना। तो ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट कहीं ऑप्शन में आ जाए तो देख लेना। ये हीमोफीलिया, जिनको टिक कर रहा हूं मैं, वो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। हीमोफीलिया हो गया, ये ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। आपने सुना होगा डायबिटीज इंसिपिडस, कि भाई शुगर आई है ना भाई। यहाँ पर डायबिटीज जेनेटिक है, तो जेनेटिक वाली जो डायबिटीज होती है वो कौन सी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। लेश नियान सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसके लिए यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन होगा और वो सेल्फ बाइटिंग करेगा, खुद को काटेगा। तो ये दोनों एग्जांपल तो आपको याद ही रख लेना है, बाकी आप कहीं ऑप्शन में आए तो देख लेना। एक्स लिंक डोमिनेंट के कोई एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं जैसे स्यूडो रिकेट्स, हाइपोफॉस्फेटेमिया, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये तीनों एग्जांपल आप देख सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मतलब क्या होता है कि डीपिगमेंटेशन, है ना, मिलानिन नहीं बन पाता है। एंड अटेज्ड ईयर लॉब्स, ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं है, तो कहीं ऑप्शन में आता है तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो, उसमें एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ओके, पॉलीडेक्टाइली मतलब क्या होता है, मोर देन 5 फिंगर्स, हंटिंगटन कोरिया। ये सारे एग्जांपल्स आप फॉर रेफरेंस यूज कर सकते हैं। वाई लिंक्ड का कोई एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, बट हाइपरट्राइकोसिस, है ना, हाइपरट्राइकोसिस मतलब एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन ईयर्स, कानों पर बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होते हैं, ईयर्स की ग्रोथ हो जाती है। पोर्क्यूपाइन स्किन, है ना, जो स्पाइनी स्किन जो है वो होगी। टेस्ट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये तीनों एग्जांपल फॉर रेफरेंस आप याद कर सकते हैं, बट ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अब देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया होगा चार्ट की इसमें हो क्या रहा है। नेक्स्ट, जो हम जनरल रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, किसी भी पेडिग्री चार्ट को अगर हमें स्टडी करना है, पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि अगर किसी भी चार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं तो डाउन टू अप स्टडी करना है, नीचे से ऊपर स्टडी करना है, ऊपर से नीचे नहीं करना है। ओके, और सबसे पहले हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को देखना है। यहाँ पर जैसे जो सर्कल या शेडेड इंडिविजुअल्स है, उनको हमें सबसे पहले देखना है कि भाई इनका, इनमें जो बीमारी है या नहीं है। ओके, अब देखिए, क्योंकि आपको पता है कि देयर इज नो कैरियर फॉर डोमिनेंट डिसीज, है ना, चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, चाहे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो, इनको हम कैरियर बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमने जब ये बनाया था ऑटोसोमल डोमिनेंट में, तो इसको भी हमने क्या किया था, चाहे फीमेल हो या मेल हो, इसको हमने क्या किया था, शेड किया था। तो मुझे बताइए कोई कैरियर है क्या इसके लिए, नहीं है ना। और ये फीमेल है क्योंकि मेल तो हेमिजाइगस है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, तो ये कैरियर का काम नहीं कर रही है इन इन केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर। फीमेल में भी द कैरियर फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, है ना। अगर हम एक्सएलआर स्टडी कर रहे हैं और फीमेल को हमें बीमार करना है, फीमेल को अगर हमें बीमार करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स स्मॉल ए। ओके, तो ये तो क्या हो गई, डिसीज हो गई। बट अगर मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को स्टडी कर रहा हूँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को स्टडी कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये नॉर्मल बट कैरियर होगी, ये नॉर्मल बट कैरियर होगी। बट जो मेल है वो इसके लिए कैरियर नहीं हो सकता। कैरियर नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, बिकॉज ही इज हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। मतलब उसके एक्स क्रोमोसोम पर एक भी स्मॉल ए आ गया, जब हम एक्सएलआर को स्टडी कर रहे हैं तो वो डिसीज्ड हो जाएगा, मतलब वो कैरियर नहीं रहेगा। सिंगल पेडिग्री चार्ट कैन बी शोन बाय मोर देन वन डिसऑर्डर्स, है ना, सिंगल पेडिग्री जो है वो मोर देन वन डिसऑर्डर्स के लिए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ऐसा नहीं कि भाई एक पेडिग्री चार्ट जो है वो एक ही डिसऑर्डर के लिए बना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, आपको ये ध्यान रखना है। अब किसी भी पेडिग्री चार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, सपोज ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि सबसे पहले हमें डाउन टू अप उसको स्टडी करना है, नीचे से ऊपर देखना है, और सबसे पहले अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को देखना है। तो पहली बात यहाँ पर हमें देखनी है कि क्या सभी अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स के कोई ना कोई एक पेरेंट अफेक्टेड है या नहीं है, कोई ना कोई एक पेरेंट अफेक्टेड है या नहीं है। अगर हमें इसको देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं, मुझे बताइए ये अफेक्टेड है, इसका एक पेरेंट अफेक्टेड है। ठीक है, इसको भी देखना है, हर एक इंडिविजुअल को देखना है। अब इसको देखना है, इसका एक पेरेंट अफेक्टेड है, इसको देखना है, इसका एक पेरेंट अफेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी जनरेशन छूटी नहीं है जिसमें बीमारी ना हो, है ना। तो यहाँ पर जनरेशन स्किपिंग जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट डेफिनेटली,
मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिसऑर्डर होगा ये कौन सा होगा, डोमिनेंट होगा। ये मोस्ट प्रोबेबली कौन सा डिसऑर्डर होगा, डोमिनेंट होगा। ओके। अगर यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो हो रहा है, क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता है, अपोजिट सेक्सेस में, जैसे मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, है ना, फिर मेल से फीमेल। बट इसमें मेरा तो कहना है कि आप जीनोटाइप रख के ही देखना, क्योंकि इसमें कितना रूल्स याद रखोगे, है ना। वो जीनोटाइप की प्रैक्टिस, रखने की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा आपकी, जब क्वेश्चन का लेक्चर इस पर बनाऊंगा। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर ये शो कर रहा है तो ये कौन सा होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। और अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब मेल से मेल में जा रहा है, ठीक है, और फीमेल से फीमेल में जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, तो ये डिसऑर्डर कौन सा होगा, ये डिसऑर्डर कौन सा होगा यहाँ पर, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। फिर हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या सारे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स के, ये अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग सबसे पहले देखना है, ये वाला अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, है ना, और तो कोई इस जनरेशन में है नहीं, तो क्या सारे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स के जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट हैं उनमें से एक अफेक्टेड है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जनरेशन स्किपिंग हुआ है। क्या हुआ है, जनरेशन स्किप हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं, जनरेशन स्किपिंग ऐसा नहीं कि इसको मान लो कि भाई ये वाला है, ये अफेक्टेड है, ये वाला है, और इसमें कोई भी बीमारी नहीं है, तो कि इसको जनरेशन स्किपिंग मान लो। नहीं, मैंने क्या बोला, हमेशा आपको नीचे से ऊपर इस पेडिग्री चार्ट को स्टडी करना है। तो इसमें ये, इसको आप जनरेशन स्किपिंग नहीं मानेंगे, है ना। नीचे की जनरेशन में कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है और उसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, ये होगा जनरेशन स्किपिंग। ओके। एक बार और बोल रहा हूँ, नीचे वाली जनरेशन में कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है बट उसके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, ये होगा जनरेशन स्किपिंग। ना कि पेरेंट्स अफेक्टेड है और उनके ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं है, तो ये जनरेशन स्किपिंग नहीं होगा। डेफिनेटली 100% यहाँ पर ये जो डिसऑर्डर होगा ये कौन सा होगा, रिसेसिव होगा। ये कौन सा होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर प्रेजेंट है तो ये एक्सएलआर होगा, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस प्रेजेंट नहीं है तो ये कौन सा होगा, एआर होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ओके। तो ये तो हमें याद रख लेना है कि जनरेशन स्किपिंग स्किपिंग का खासकर ध्यान रखना है, उसके बिना सवाल हमारे नहीं होते हैं। और नीट में ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव से पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रख लेना। ओके। चलिए, तो फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो रूल है वो देखा कि इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल बट एनी बट नॉट, ये क्या है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल बट एनी चाइल्ड इज अफेक्टेड, ठीक है ना। तो दोनों नॉर्मल है बट चाइल्ड अफेक्टेड है, तो यहाँ पर डोमिनेंट नहीं हो सकता क्योंकि जनरेशन स्किपिंग हो गया है, जनरेशन स्किपिंग हो गया है। जनरेशन स्किपिंग होगा तो 100% ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। फिर हम बाद में यहाँ पर जीनोटाइप रख के देखते हैं कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। ओके। चलिए, इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड बट चाइल्ड इज नॉर्मल, ठीक है, चाइल्ड नॉर्मल है तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, ये रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर अगर एक्सएलआर इसको माना, चलो ए आर मान लेते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव मान लेते हैं, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल ए, है ना, और स्मॉल ए, अरे यहाँ पर भी तो स्मॉल ए आना चाहिए था, बट ये जो सन है वो तो क्या है, अफेक्टेड नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये कौन सा नहीं हो सकता, एआर नहीं हो सकता। एक्सएलआर भी नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता देख लेते हैं। इसका क्या रखना पड़ेगा, एक्स स्मॉल ए वाई और एक्स स्मॉल ए। तो यहाँ पर जो मदर से एक्स, अच्छा, सन के पास हमेशा जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मदर वाला होता है। अब मदर वाले क्रोमोसोम से अगर एक्स स्मॉल ए यहाँ पर आता, है ना, तो ये भी तो अफेक्टेड होना चाहिए था, बट ये अफेक्टेड नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये क्या भी नहीं है, एक्सएलआर भी नहीं है। ओके। चलिए, अब हम बात करते हैं एक्सएलआर कब पॉसिबल नहीं है, एक्सएलआर कब पॉसिबल नहीं है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव कब पॉसिबल नहीं है। तो फादर इज नॉर्मल, डॉटर इज अफेक्टेड, ठीक है, क्योंकि डॉटर के पास एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कहां से आता है, फादर से आता है ना। तो ये एक्सएलआर पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें जीनोटाइप रख के देख लो, एक्स स्मॉल ए, है ना, और एक्स स्मॉल ए, अच्छा यहाँ तो कैपिटल ए वाई होगा क्योंकि एक्सएलआर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और एक्स स्मॉल ए, बट ये एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है इसके पास, फादर से, और एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, मदर से। बट इसके फादर जो है वो अफेक्टेड नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक्सएलआर नहीं हो सकता। दूसरा रूल हम देख लेते हैं जिसमें मदर इज नॉर्मल बट सन इज अफेक्टेड, मदर तो नॉर्मल है बट सन इज अफेक्टेड, तो ये भी एक्सएलआर नहीं हो सकता क्योंकि इसके मदर के पास क्या होने चाहिए थे, एक्स स्मॉल ए, है ना। तो इसका जीनोटाइप क्या होता, क्रोमोसोमल मेकअप क्या होता है, एक्स स्मॉल ए वाई, बट ये
क्या है, नॉर्मल है ना, इसलिए ये क्या भी नहीं हो सकता, एक्सएलआर नहीं हो सकता। एक्सएलडी कब पॉसिबल नहीं है, जब फादर, क्योंकि फादर के पास एक्स कैपिटल ए वाई है, एक्स कैपिटल ए वाई है ना, तो इसकी सारी डॉटर्स क्या होनी चाहिए, अफेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि डॉटर के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से ही जाता है। ठीक है, बट इसकी डॉटर नॉर्मल है, तो ये क्या नहीं हो सकता, एक्सएलडी नहीं हो सकता। ऐसे कई नियम है। अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको जीनोटाइप रख के देखना, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। बट ये रूल्स भी अगर आप फॉलो कर सके तो इनको फॉलो करना। ठीक है। दूसरा, एक्सएल डी कब पॉसिबल नहीं हो सकता, जब मदर तो नॉर्मल है बट सन अफेक्टेड है, क्योंकि मदर से ही तो एक्स कैपिटल, चलो इसको हेट्रोजाइगस भी मान लेते हैं, है ना, इसको हम एक्स एल डी मान रहे हैं, है ना, तो ये क्योंकि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो किससे जाता है, मदर से जाता है, तो मदर के पास एक्स एटलीस्ट एक एक्स कैपिटल ए होना चाहिए था, बट यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता, एक्स एल डी नहीं हो सकता। ओके। वाई लिंक्ड, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं वाई लिंक्ड में, क्योंकि आपको पता है वाई क्रोमोसोम ओनली मेल में होता है ना, तो मेल टू मेल अगर ये जा रहा है ना, तो क्या होगा, फादर और उसके सारे सन अफेक्टेड, उनके भी सन अफेक्टेड, मतलब ये सेम सेक्स में ये जाएगा। ओके, इसको हम बोलेंगे होलेंड्रिक ट्रीट। ओके, तो ये भी हम एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेंगे। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में, ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की वजह से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की वजह से होता है। तो इनमें क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, है ना, ये एग से आते हैं ना कि स्पर्म से आते हैं, मेल फीमेल गेमेट से आते हैं ना कि मेल गेमेट से आते हैं। तो वो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट का इनहेरिटेंस है ना, वो किसके थ्रू, यहाँ पर जाइगोट के थ्रू जाएगा, और ये एक्चुअली किसमें है, एग में है, किससे नहीं आया, स्पर्म से नहीं आया, है ना, स्पर्म तो अपना ओनली डीएनए देता है। तो ये जो मदर वाले कैरेक्टर है ना, जो भी जाइगोट बने हैं, जाइगोट से चाहे मेल बना हो या फिर फीमेल बना हो, है ना, इन सब में वो फीमेल वाले कैरेक्टर आएंगे, है ना, मतलब जो मेल वाले फादर वाले कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग्स में नहीं आएंगे, बट जो मदर वाले कैरेक्टर्स हैं वो सारी ऑफ स्प्रिंग्स में आएंगे, तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। बट ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं अभी इसी पर ध्यान रखता हूँ, बट एक एक एग्जाम्पल मैंने इसका भी लिख दिया है, वाई लिंक्ड और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। एक बात और ध्यान रख लो, इसमें अगर आपको कहीं भी ऐसा मिलता है, ये वाला, कि कैपिटल ए, ये मान लो कहीं भी किसी भी कैटेगरी में ऐसा मिल रहा है, ठीक है, कि दोनों जो पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड है बट इनकी डॉटर अफेक्टेड है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये तो मतलब मान के चलो कि ऐसा होगा ही, कहीं भी अगर किसी भी कैटेगरी में ऐसा मिल जाए तो आप आंख बंद करके ये कर देना। ओके, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पहले वाले इसकी। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने नियम क्या पढ़े थे, बाकी नियम तो है ना, उनको रटने का कोई मतलब नहीं है। अब हम क्योंकि इतना जो इसके बारे में बेसिक वो जान जान चुके हैं, तो सबसे पहले हमें किसको देखना है, अफेक्टेड को देखना है। इफ ऑल अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स हैव देयर अफेक्टेड पेरेंट्स और नॉट, तो देखिए यहाँ पर है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, जनरेशन स्किपिंग हुआ है, जनरेशन स्किपिंग हुआ है। अगर यहाँ पर जनरेशन स्किपिंग हुआ है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रिसेसिव होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब हमें दो पर प्रैक्टिस करनी है, एक्सएलआर और एआर, एक्सएलआर और एआर। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें एआर और एक्सएलआर क्यों नहीं हो सकता, इनमें से एक्सएलआर क्यों नहीं हो सकता, तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको एक्सएलआर मान रहा हूँ तो इसका जीनोटाइप क्या मानना पड़ेगा मुझे, एक्स स्मॉल है, और इसका क्या मानना पड़ेगा, एक्स कैपिटल है वाई, क्योंकि मैं किसको स्टडी कर रहा हूँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव को स्टडी कर। अब देखिए इसके सारे जो सन्स हैं वो क्या हैं, अनअफेक्टेड हैं, जबकि सन में जो एक्स क्रोमोसोम जाता है ना, वो किससे जाता है, मदर से ही जाता है। तो यहीं पर हमें पता चल गया कि ये क्या नहीं है, एक्सएलआर नहीं है। ओके, तो इस तरह का अप्रोच हमें रखना है, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इस पर कमांड होगा। चलिए, यहाँ पर अगर क्योंकि ये जीनोटाइप से भी पूछ सकता है, तो इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक्स कैपिटल है, कैपिटल सॉरी कैपिटल है, स्मॉल है, इसका क्या होगा, स्मॉल है, तो है ना, इसका क्या होगा, स्मॉल है, मतलब ये कैपिटल है तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसकी डॉटर है वो अफेक्टेड है। यहाँ पर क्या हो सकता है, कैपिटल है स्मॉल है, ये कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है, और ये क्या होगा, स्मॉल है, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल है। तो ये क्या आंसर निकला हमारा, ये क्या होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ओके, ये वाला हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जनरेशन स्किप हुआ है क्या, देखिए क्या नियम था, कि सबसे पहले डाउन टू अप देखना है, सबसे पहले किसको देखना है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को देखना है।
क्या सारे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स के जो जो पेरेंट्स हैं वो अफेक्टेड हैं क्या? यस, इनके भी हैं। अच्छा, इन ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, इनके अफेक्टेड है क्या? यस, है ना। इन अनअफेक्टेड से ज्यादा मतलब नहीं है। ओके, जब जीनोटाइप रखते हैं तभी इनका काम पड़ता है। ओके, तो चलिए हमें लग गया कि यहाँ पर ये जनरेशन स्किपिंग नहीं है। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? डोमिनेंट वाले को देनी है। जनरेशन स्किपिंग यहाँ पर नहीं है तो ये डोमिनेंट है। अच्छा, कौन सा डोमिनेंट है ये भी हम देख लेते हैं। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है क्या? चलिए रख के देखते हैं। नहीं है, मुझे पहली ही जनरेशन में पता चल गया, क्योंकि अगर ये एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो इसका जीनोटाइप क्या होता है? एक्स कैपिटल ए वाई होता, है ना। और इसकी सारी डॉटर्स क्या होती? अफेक्टेड होती। ये रूल भी हमने पढ़ा था ऊपर। ओके, बट यहाँ पर इसकी एक डॉटर क्या है? अनअफेक्टेड है, तो ये क्या नहीं हो सकता? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता। ओके, इसी तरह से, है ना, यहीं पर हमें पता चल गया। ठीक है, और देखो एक और यहाँ पर है कि ये इसकी मदर अफेक्टेड नहीं है बट सन अफेक्टेड है। तो इसके पास भी क्या होना चाहिए था? एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए एटलीस्ट होना चाहिए था, है ना। तभी जाकर तो ये एक्स स्मॉल ए इसमें आता, सन में आता। बट ये, इसकी ना मदर अफेक्टेड है और इसका फादर अफेक्टेड होते हुए भी इसकी डॉटर्स अफेक्टेड, एक डॉटर अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? ये, इसको आप देख लीजिए, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें कि जैसे ये वाला है ना, ये वाला जनरेशन स्किपिंग यहाँ पर। अच्छा, ये एक एग्जांपल मैं ऐसा बता रहा हूँ जो सबके लिए है। ओके, यहाँ पर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है ना। चलो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है क्या, है ना। तो आपको आंसर करना है, तो आप क्या बोलोगे? कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है, कैपिट नो नो, स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल है कैपिटल है स्मॉल है। ये क्या हो गया? स्मॉल है और नो नो, कैपिटल है स्मॉल है, और ये क्या हो गया? स्मॉल है स्मॉल। हाँ, हो सकता है। हो सकता है ये आपसे पूछे कि क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है क्या? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो हो सकता है क्या? ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है ना। तो हमें यहाँ पर ये आंसर करना है, डोमिनेंट को ही हमें प्रायोरिटी देनी है बेटा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या पूछा? क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या? तो देखते हैं इसमें क्या, अगर डोमिनेंट एक्सएलडी को स्टडी कर रहे हैं तो इसका इसका जीनोटाइप हमें क्या रखना पड़ेगा? एक्स स्मॉल है। इसका क्या रखना पड़ेगा? एक्स कैपिटल है वाई। अच्छा, इसकी डॉटर भी अफेक्टेड है, बहुत अच्छी बात है। एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है ना। इसका सन अनअफेक्टेड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक्स, क्योंकि इसके पास कहाँ से आया है ये? एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है, एक्स स्मॉल है वाई, सही बात है। यहाँ पर क्या है? एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है मान लो, तो क्या हो गया? एक्स, और इसके पास जो एक्स क्रोमोसोम आया इसकी मदर से आया, एक्स कैपिटल है वाई। और ये क्या हो गया यहाँ पर? एक्स स्मॉल है, एक मदर से आ गया और एक एक्स स्मॉल है फादर से आ गया। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। जनरेशन स्किप नहीं हुआ है तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? डोमिनेंट को देनी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ये कौन सा डिसऑर्डर होगा। मुझे बताइए, क्या ये एक्स लिंक डोमिनेंट, अच्छा जनरेशन स्किप हुआ है क्या? देखो, कोई जनरेशन स्किपिंग नहीं है। अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट्स अफेक्टेड है, अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल का पेरेंट अफेक्टेड है, तो जनरेशन स्किपिंग नहीं है। मतलब ये मोस्ट प्रोबेबली कौन सा है? डोमिनेंट है। ओके, और कौन सा डोमिनेंट होगा? या तो एक्स लिंक डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, तो सबसे पहले हमें एक्स लिंक डोमिनेंट पर एक्सरसाइज करना है। तो ये एक्स कैपिटल है वाई, बट यहाँ पर इसकी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, एक, सारी डॉटर्स अफेक्टेड होनी चाहिए। तो ये क्या नहीं हो सकता? ये क्या नहीं हो सकता? एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। इधर भी ये, इसकी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, इसकी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता? एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। अब जीनोटाइप आप इसमें रख के देखना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं रख देता हूँ एक बार, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, और ये स्मॉल ए स्मॉल है ना। तो ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये क्या नहीं हो सकता है? ये डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता, है ना, डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें कि ये वाला कौन सा होगा, है ना। तो ये वाला अगर हम देख रहे हैं तो जनरेशन स्किपिंग है क्या इसमें? नहीं है, जनरेशन स्किपिंग नहीं है। ओके, अच्छा जनरेशन स्किपिंग ना होकर भी,
तो मोस्ट प्रोबेबली ये कौन सा होगा ना, यहाँ पर जनरेशन स्किपिंग, पेरेंट्स अफेक्टेड, और ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको डोमिनेंट मानना पड़ेगा, है ना। और डोमिनेंट में कौन सा, जनरेशन स्किपिंग नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगा। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं हो सकता, ये देख लो, अब क्लू पहचानना आना चाहिए। ये फादर अफेक्टेड है बट इसकी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, सिंपल। ओके, ये इधर से और क्या है, चलो ठीक है, यही हमारे पास एक जो है क्लू था। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। ओके, ये वाला इसमें जनरेशन स्किप हुआ है क्या, जनरेशन स्किप हुआ है क्या, यस, देखो यहाँ पर जनरेशन एक एक बार यहाँ पर जनरेशन स्किप हुआ है, एक बार यहाँ पर ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो जनरेशन स्किप हुआ है। तो ये कौन सा होगा, डेफिनेटली ये रिसेसिव होगा। रिसेसिव में हमें दो एक्सएलआर और एआर को जो है प्रैक्टिस करना है। एक्सएलआर क्यों नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, है ना, कि अगर ऐसा कुछ आए, है ना, कहाँ पर लिखा था मैंने ये, ऐसा कुछ आए किसी भी पेडिग्री में, तो वो क्या होगा, एआर होगा, है ना। ऐसा मिल गया ना, और ज्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सएलआर मान रहा हूँ तो क्या मानना पड़ेगा, इसके पास क्या होना चाहिए, एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है। और एक एक्स स्मॉल है कहाँ से आया है, इसके पास फादर से आया है, बट फादर के पास एक्स स्मॉल है होता तो ये भी अफेक्टेड होता, इसलिए ये क्या नहीं है, एक्सएलआर नहीं है ना। तो ये कौन सा होगा, एआर होगा, क्या होगा, एआर होगा। अब आपको इसमें जीनोटाइप रख के देखने हैं, है ना। ये वाला अगर पूछा गया आपसे तो मुझे बताइए, इसमें भी जनरेशन स्किप हुआ है ना, यहाँ पर देखिए जनरेशन स्किप हो रहा है। ये फीमेल आ गई, इसके ये डॉटर है, इसके दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अच्छा, इसको जनरेशन स्किपिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले किसको देखना है, सबसे नीचे वाले अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। यहाँ पर जो डिजीज कैरी नहीं हो रही है तो इससे हमें मतलब नहीं है। ओके, चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि जैसे यहाँ पर वही केस आ गया, और इसमें अब देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा है, एआर है ना, क्योंकि इसके दोनों जो पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड है बट दिस डॉटर इज अफेक्टेड। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चन और भी पचासों क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके लिए, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया ये ऑलरेडी, है ना। ये रूल्स वगैरह बताने में एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए अलग से हम यहाँ पर एक लेक्चर रख लेंगे। ये वाला वाई लिंक्ड है, ऐसा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ओनली मेल्स टू मेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि फादर से सन में, ग्रैंड सन में, ऐसे अगर कैरेक्टर जा रहा है, फीमेल में नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा, वाई लिंक होगा, क्या होगा, वाई लिंक्ड होगा। ओके, इसी तरह से फीमेल से, है ना, फीमेल से सारे जो है ऑफ स्प्रिंग्स में, फीमेल से सारे ऑफ स्प्रिंग्स से, बट मेल से सारे ऑफ स्प्रिंग्स में नहीं जा रहा है ना। देखो, फीमेल अगर अफेक्टेड है ना, तो उसके सारे जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो अफेक्टेड है, बट अगर मेल अफेक्टेड है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ये दोनों जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, तो ये कहीं केवीपीआई वगैरह में, है ना, या फिर कोई ओलंपियाड वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट आपको ये जो केस है इनके भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। बट आपको एक बार बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेडिग्री एनालिसिस में हम करते क्या है ना, किस तरह से हमारा जो है अप्रोच हमें रखना है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा, ठीक है, इसमें आपने सीखा होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको इस पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।